हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे जो कि जीके का पार्ट है। एंड हम यहाँ पे लूसेंट बुक एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। सो बेसिकली गुप्त साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, 7 शासक, जो आप ऐसे मान सकते हो कि 7 ऐसे पर्सन हैं जो कि गुप्त साम्राज्य में गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे एंड जो जो उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है, बस आपको ये सुनना है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में हमारे पास 7 पर्सन थे। कौन कौन से? फर्स्ट था श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त 1, फोर्थ थे समुद्रगुप्त, फिफ्थ चंद्रगुप्त 2, सिक्स्थ कुमारगुप्त एंड 7 में स्कंदगुप्त। ठीक है, एंड अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अंतिम प्रतापी शासक, तब हमने लगाना है स्कंदगुप्त। बट अगर वो पूछते हैं अंतिम गुप्त शासक, तब हमने विष्णुगुप्त लिखना है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। गुप्त काल ये स्टार्ट कब हुआ था? जब थर्ड सेंचुरी, जब हमारे पास थर्ड सेंचुरी एंड होती, मतलब एंड होने वाली थी। ठीक है, एंड एक प्लेस थी दैट इज़ कौशाम्बी, ये प्रयाग के पास है, तो वहाँ भी इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, सो उसके बाद फर्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ये कब से लेके कब तक गद्दी पर बैठे? जी 240 से 280। ठीक है, ये गद्दी पर बैठे थे। एंड उसके बाद थे घटोत्कच, ये 280 से 320 रख लो आप। ठीक है, 320 तक गद्दी पे बैठे। एंड उसके बाद मेन है जो कि हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, दैट इज़ चंद्रगुप्त 1। ठीक है, चंद्रगुप्त 1 जो है वो वंश के फर्स्ट सम्राट थे एंड इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त 1 ने लिच्छवी राजकुमार देवी से मैरिज की थी एंड इन्होंने उपाधि धारण की थी, दैट इज़ महाराज धीराज की। ठीक है, महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, सो गुप्त संपद की शुरुआत की इन्होंने की थी चंद्रगुप्त 1 ने। ठीक है, एंड कुछ थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो इन्होंने गुप्त संवत मीन्स इन्होंने कैलेंडर चलाया था गुप्त वंश से रिलेटेड। एंड इनके चाइल्डहुड नेम क्या था? कांच। कांच किसको बोलते थे? चंद्रगुप्त 1 को। ठीक है, एंड इन्होंने नीति दैट इज स्ट्रेटजी, विस्तारवादी एंड आक्रामक अशोक के विपरीत चलाई थी। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, जो हमारे पास ये समुद्रगुप्त थे, ये 335 में गद्दी पर बैठे थे। सो इन्होंने, इसको हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों एंड दक्षिणावर्त के 12 शासकों को उन पर विजय पाई थी, उनको हरा दिया था। तो इन्हीं विजयों के कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, सो एंड इसने और भी बहुत सारी उपाधि धारण की थी, जैसे अश्वमेधकर्ता, विक्रम एंड परमावत की उपाधि धारण की थी। एंड इसको हम कविराज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो हमारे पास समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी थे। ऐसा उस टाइम के जो इन्होंने सिक्के चलाए थे, करेंसी चलाई थी, उस पर इनको बीना वादन करते हुए शो किया था। उससे अनुमान लगाया जाता था कि ये हमारे पास संगीत प्रेमी थे। एंड जो इनका कवि था, ठीक है, दरबारी कवि, वो कौन था? हरिसेन। सो हरिसेन ने इलाहाबाद में लेख लिखा था। सो इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एंड परमागवत की उपाधि मिली थी। एंड इन्होंने जो हमारे पास कुछ बुक्स हैं जैसे गया नालंदा की, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, आगे हम पढ़ेंगे,
तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो समुद्रगुप्त है वो परम भागवत है। तो उसमें उनको कहा गया है परम भागवत। ठीक है, आगे हम और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके रिलेटेड। सो ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने बुक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है नेक्स्ट चंद्रगुप्त टू, ये हमारी 5th है। ठीक है, सो जो चंद्रगुप्त टू है इनको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, एंड इनके पास जो थे 9 ऐसे पर्सन थे। ठीक है, मंडली थी, 9 विद्वान लोग थे जिनको नवरत्न कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था? नवरत्न। वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थी कालिदास, ये संस्कृत के महाकवि। धन्वंतरी हमारे पास आयुर्वेद के ज्ञानी थे। ब्राह्महीर एस्ट्रोलॉजर एंड वरुचि व्याकरण के ज्ञानी। बेतालवट तांत्रिक के ज्ञानी। अमर सिंह मतलब कोशकार थे ये। तिजोरी के मालिक शंकु ज्योतिष विद्या जानते थे। एंड किशनपक नीतिज्ञ थे। एंड खटकर पर ये कवि थे। ठीक है, एंड वीरसेन सिर्फ 9 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वीरसेन थे जो थे। वीरसेन हमारे पास सचिव थे इनके। ठीक है, सचिव मतलब सेक्रेटरी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास वीरसेन थे इन्होंने उदयगिरी गुफा का निर्माण किया था शिव की पूजा के लिए। नेक्स्ट वी हैव 6th, दैट इज़ द कुमारगुप्त। सो कुमारगुप्त को हम गोविंद गुप्त भी बोलते हैं। इन्होंने 415 से लेके 454 तक, ठीक है, ये गद्दी पर बैठे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। एंड ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, बट इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, मतलब इतना टाइम लगा था ना इनको, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरा 1 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, सो जो हमारे पास ये कुमारगुप्त है इनको गरुड़ और मायूर की उपाधि मिली थी। ठीक है, सो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज़ दी स्कंदगुप्त। ठीक है, ये हमारे पास अंतिम प्रतापी शासक थे, महान राजा थे। इन्होंने हूणों का आक्रमण किया था। ठीक है, हूण मतलब बहुत ही डेंजरस लोग थे वो। ठीक है, सो उन पे इन्होंने आक्रमण किया था। एंड स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ ज़िले में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने जीवन उद्धार करवाया था। ठीक है, जीवन उद्धार करवाया था। जो हमारे पास सुदर्शन झील है वो किन्होंने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड द्वारा से पुनर्निर्माण किया था रुद्रदामन ने। एंड जीवन उद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। एंड सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? गणदत्त। उसके बाद कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुप्त साम्राज्य वो हम डिस्कस करेंगे। सो एरन अभिलेख में मानुगुप्त में सती प्रथा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य वो डिस्कस करेंगे। सो जो हमारे पास सबसे बड़ी इकाई वो देश थी। सो जिसके शासन को गोपना कहते थे। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई क्या थी हमारे पास? देश। सो जो इनका शासन करते थे उसको हम क्या कहते थे? गोपना। ठीक है, एंड उसके बाद देश के बाद दूसरी इकाई, देश के बाद दूसरी छोटी इकाई कौन सी थी हमारे पास? भुक्ति या प्रांत। पहले थी हमारे पास देश, उसके बाद थी हमारे पास भुक्ति, जहाँ हम इसको प्रांत भी बोलते थे। ठीक है, तो इसके शासन को, जो हमारे पास सेकंड है, ये तो फर्स्ट है, भुक्ति के शासक को
क्या बोलते थे हम, उपरीख, उपरीख, ठीक है। सो आगे हम ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो सोर्स था इनकम का वो था ज़मीन का। एंड संस्कृत भाषा जो है वो मेन थी, संस्कृत भाषा बोलते थे। एंड अगर हम बात करें हिंदू धर्म की एंड संस्कृत की, वो गुप्त वंश की ही देन है। उस टाइम की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। एंड कौशाम्बी में ही इसका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट है जो हमारे पास ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, जो उत्पादन होता था वो 1/4 से लेकर 1/6 का भाग होता था, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे जो कैश होता था उसको हक्या बोलते थे, अनाज को मैं बोलते थे। जैसे किसने बोलना मुझे कैश तो हक्या, एंड अनाज को मैं बोलते थे, ठीक है। अनाज को क्या बोलते थे, मैं बोलते थे। उसके बाद है सबसे बड़ी इकाई जी हमने पढ़ लिया देश, और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, गांव, ठीक है, जो ग्रामीण के अधीन होती थी। एंड उस टाइम जो प्रमुख अधिकारी थे वो कुमार अमात्य थे, ठीक है। एंड कुछ हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो क्षेत्र किसको बोलते थे, गुप्त वंश में क्षेत्र बोलते थे, जो हमारे पास फार्मर्स के लिए बेस्ट ज़मीन है, ठीक है। एंड वास्तु बोलते थे वास करने योग्य भूमि, ठीक है जी। सो उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। सो जो हमारे पास चारागाह भूमि थी वो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। सील हम बोलते थे ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती थी, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। एंड इसको हम गोल्डन एरा, स्वर्ण युग बोलते थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ की थी, ठीक है। इन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, तो इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, गोल्डन एरा। So that's all about today's video.